राम राम भाइयों। अब तक मैंने विवाद और एफआईआर का सच के बारे में आपको बताया। ये मेरी दैनिक डायरी है, डेट टू डेट, जिसमें अब तक ये विवाद होने के बाद मेरा मेरा व्यू यानी मेरा व्यक्तिगत मैंने क्या किया है और किस दिशा में मैं सोच रहा हूँ, मैं क्यों मजबूर हो रहा हूँ न्याय के लिए, और कितना सहन करते हुए भी, अवॉइड करते हुए भी मुझे मजबूर क्यों होना पड़ रहा है ये विरोध करने के लिए। मुझे क्यों पापा का या परिवार का समर्थन करते हुए भी ये वीडियोस बनाने पड़ रहे हैं। मेरी अंतरात्मा क्यों इस बात को नहीं मान रही है, क्यों मैं इस न्याय की लड़ाई के लिए आप लोगों तक पूछ रहा हूँ। ये डेट टू डेट जो हम बात करेंगे इससे आपको समझ में आएगा। मैं आपको बता दूं, 31/5/2023 को ये विवाद हुआ। 2:30 बजे मिट्टी की टोली आई थी। 3:30 बजे हमारे घर पे जानलेवा हमला हुआ था। जो उनकी एफआईआर में 2:30 बजे की बात है वो भी यहाँ से पकड़ में आती है, और एम्बुलेंस से हम एफआईआर रेफर हो गए थे और जयपुर एडमिट थे। ये 31 तारीख की बात है। और 1/6/2023 पापा ने एफआईआर दर्ज कराई थी। मैं एसएमएस में था और 1/6/2023 को ही 11:25 के समथिंग फिर से घर पे जानलेवा हमला हुआ, जिसकी जानकारी मुझे हुई। इसके बारे में मैंने पहले बता दिया है। 1/6/2023 को ही प्रेस नोट दिया मैंने कि हमारे घर पे जानलेवा हमला हुआ है, और पत्रकार बंधु से मुझे पता चला कि इसकी एफआईआर जो हुई है वो एक पक्ष की हो चुकी है और इसकी जानकारी हमारे पास आ गई, हम न्यूज़ में डाल देंगे। राइट, तो ये थी। फिर 2 तारीख को यानी 2 जून को एसएमएस में मैं भर्ती था। हमारे विरुद्ध एफआईआर 2 तारीख को हो गई थी। फिर से जानलेवा हमले की शिकायत की कॉपी आईओ चित्रजी को मैंने व्हाट्सएप की थी, और मेरे भाई, दोनों भाई जो मेरे से बड़े हैं, वो थाना इंचार्ज के से मिले और वहाँ जो पुलिस वाला था जिनके लिए बोला गया उनको वो कॉपी दे के आए। 3 जून को मैं एसएमएस में ही था। 4 तारीख को मैं एसएमएस से मेरी छुट्टी हुई, यानी 31/5/2023 से 4/6/2023 तक मैं एडमिट रहा। 5 तारीख को मैं स्थानीय विधायक से मिला। जैसे ही बाहर आया दूसरे दिन मैं स्थानीय विधायक से मिला, विवाद के बारे में बताया। इससे पहले जो विपक्ष है, जो सामने वाला पक्ष है, वो इनसे मिल चुका था। विधायक साहब ने इंचार्ज साहब को कॉल किया और बताया कि विवाद का निपटारा करो और दोनों पक्ष को बिठाकर समझौता करा दो। 6 तारीख को मैंने सामने वालों की क्या एफआईआर है उसके बारे में मालूम किया। वो ऑनलाइन शो नहीं हुई क्योंकि वो महिला के नाम से थी। राइट, तो वो महिला के नाम से क्यों थी? ये ज़मीनी विवाद था, जानलेवा हमला था, ये सब एक तरह का इनका पूर्व एक्सपीरियंस यहाँ पे इसने यूज़ किया है कि किस तरह से हम, है ना, केस को भारी बनाएं या फिर गंदे आरोप लगाएं। 7 तारीख को मैं मेरे वकील से मिला, बात की एफआईआर के लिए, तो उन्होंने बोला मजिस्ट्रेट साहब छुट्टी पे है, सो आज नहीं मिलेगी। 8 तारीख को एफआईआर आई। मैं घर पे था, पापा के साथ था। रिलेटिव घर पे मिलने आ रहे थे। इस समय जो भी रिलेटिव घर पे इस समय आए हुए थे उन्होंने बोला कि विवाद में कुछ नहीं रखा है, केस लड़के भी समझौते होंगे, अभी भी समझौता होगा, जो हो चुका हो वो हो चुका, परिवार रहना पड़ेगा। इस तरह की बातें हो रही थी। कुछ कॉमन रिश्तेदार भी इस दिन यहाँ आए हुए थे, वो बोल रहे थे और वो हमसे मिलके उनसे भी मिल रहे थे। मैं उन कॉमन रिश्तेदार से मिला
भाई साहब मिले। भाई साहब ने बोला कि वो पक्ष से जो बात हुई है कॉमन रिश्तेदार की, वो यूँ है कि अगर मैं मानता हूँ तो बात आगे हो सकती है, अभी मामला गर्म है, 2-4 दिन बाद में हम वापस आएंगे। ये कॉमन रिश्तेदार था, तो इसने ये बात कही। मैंने बोला कि अगर विवाद का निपटारा होता है, यानी जो पॉइंट है विवाद का निपटारा होता है, तो हम समझौते के लिए एग्री हैं। विवाद में मैंने जो बात रखी थी वो थी कि रास्ता चौड़ा हो और नोएडा की जो दीवार है उसके आगे के पत्थर हम उठा लेंगे, वो अपनी साइड से पत्थर उठा लें। जो चीले हैं रास्ते के, उससे जितनी दूरी हम रखते हैं उतनी दूरी वो भी थे, नहीं तो बाकी हमारा कब्जा है। इस तरह बात हुई। फरवरी मतलब 9 जून को, 9 तारीख को आईओ साहब छितर जिससे मेरी बात हुई, फ़ोन पे मैंने ये बात की थी और मैंने पूछा था कि 452 और झूठे आरोप जो एफआईआर में हैं, जिसमें 354 और 506 की बात की गई है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जांच का विषय है, ये आपको क्यों बताऊंगा मैं। तो मैंने बोला ठीक है साहब, कोई बात नहीं। मैं और इसी बात में उन्होंने साथ में मुझे बोला कि आप आ गए ना हॉस्पिटल से। मैंने बोला हाँ मैं आ चुका हूँ, तो आपका मेडिकल होगा, आप डॉक्टर साहब से मिलो आपके गांव हॉस्पिटल में। तो मैंने मालूम करके बताया कि डॉक्टर कुलदीप जी मम्माणा कैंप में चले गए हैं, इसलिए मेडिकल नहीं हो सकता। तो छितर जी ने बताया कि कोई बात नहीं, कल देखेंगे। फिर 10 तारीख को 2 बजे वाली बस से भोपाल ट्रेन से मैं जयपुर आ गया। सेंटर के मतलब मेरे काम थे, पर्सनल काम से, और 5 पेज का पीडीएफ, झूठी एफआईआर की 4 पेज की पीडीएफ, और जो 5 पेज का पीडीएफ था वो केस से संबंधित था, और एक फिर से जानलेवा हमले का पीडीएफ मैंने आईओ साहब को व्हाट्सअप किया, थाना इंचार्ज साहब को व्हाट्सअप किया। और 11 तारीख को में प्लास्टर कराना था मुझे, क्योंकि ड्रेसिंग होनी थी, इसलिए मैं ट्रॉमा में वापस गया और मैंने प्लास्टर कराया। 12 तारीख को बस द्वारा मैं फिर वापस गांव हटूपरा आ गया। 13 तारीख को मैं सरपंच साहब से मिलना चाह रहा था। सरपंच साहब सुरसुरा गांव गए हुए थे, सुर्रा गांव, वहाँ कोई बैठक में गए हुए थे। यहाँ मेरी आईओ साहब से बात होती है, वो बोलते हैं आपका मेडिकल करवाना है, आप आ जाओ हॉस्पिटल में। मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ, वहाँ मेरा कागज़ देखे जाते हैं, रिपोर्ट्स देखी जाती है, और मेरा मेडिकल का जो भी लीगल कार्रवाई डॉक्टर साहब को करनी होती है वो की। उसके बाद मैंने लिखित जो मेरे पास पीडीएफ थी, जो मैंने व्हाट्सएप शेयर किया था, वो दोनों तीनों पीडीएफ मैंने आईओ साहब को दी, और रिटर्न में कुछ लेने की बात कही। तो आईओ साहब नाराज़ हो गए, और नाराज़ होकर बोले कि आप रखो इन्हें, मैं नहीं लूँगा। मैं उस समय कुछ नहीं बोला, और उन्होंने बोला कि आपकी फ़ोटो, आधार कार्ड की फ़ोटो है ना, 2-2 ये लेके आप चौकी में आ जाओ। मैं साखून गया। उससे पहले मेरे बयान दर्ज हो चुके थे, हम बैठ के हमने मेरे बयान लिए गए, जो घटना थी उसके बारे में मैंने बताया। इससे पहले जो बयान हो चुके हैं, मैं जब 6-7 तारीख को घर गया था तो मैंने पूछा था कि आईओ साहब के क्या बयान मतलब आपने दिए हैं और क्या उन्होंने पूछा है। तो मैंने डिटेल में उसका भी एक पीडीएफ बना रखा है, और वो मैंने लिखा है एक तरह से उसको कि क्या बात हुई और किस तरह से पूछे। तो उसमें मतलब मेरे पापा को धार्मिक तौर पे कि आप स्वर्ग में जाओगे, कल को चले जाओगे, भाइयों का मतलब मामला है, लड़ाइयाँ हैं, होती रहती है, पूरा एक धार्मिक तौर पे कि आगे जाके भगवान को क्या जवाब देना है, ऐसे करके उनसे स्पष्टता से पूछा गया। मैं सोचा क्या बात है, और उन्होंने जो बताया वो सच है। नेक्स्ट, इसमें जब मैं चौकी पे गया फ़ोटो और आधार कार्ड लेके, तो उस समय आईओ साहब से मैंने फिर रिक्वेस्ट की कि केस से संबंधित जानकारी के तौर पे ये 5 पेज का पीडीएफ है, और झूठी एफआईआर के बारे में इसमें डिटेल है दूसरे पीडीएफ में, प्लीज़ ये आप ले लीजिए, ये शायद आप पढ़ लेंगे तो काफ़ी हद तक केस से रिलेटेड जानकारी आपके पास आएगी, और ये मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ें। उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को माना और
वो अपने पास रख लिया। ये बात है 13 डेट तक। 14 डेट को MNC मेरे को उसी समय बोल दिया था 13 डेट को ही कि आपको कल दूधू आना है और आपका एक्सरे होगा। तो MLC रिपोर्ट के लिए मैं दूधू गया। उसके बाद मैं थाना इंचार्ज साहब से मिलने के लिए नरेना गया। वहाँ थाना इंचार्ज साहब छुट्टी पे थे, 2 दिन की छुट्टी थी उनकी, और वहाँ जो पुलिस वाले थे, जो स्टाफ था, उनसे मिला। उन्होंने समझौते की बात को मुझे बताते हुए बोला कि बेस्ट रहेगा कि आप समझौता कर लें। जो भी हुआ आपकी गलती है, उनकी गलती है, क्या है, परिवार है, विवाद है, जो भी अगर निपटारा समझौते से हो जाए तो बेस्ट रहता है, बाकी आपकी मर्जी। तो मैंने उस कॉमन रिलेटिव से घर से मिलने की सोची और हम दोनों भाई कॉमन रिलेटिव के घर पे गए, हमारी बात रखी। कॉमन रिलेटिव ने बात को स्वीकार किया। उसके बाद मैं जब शाम को घर आया तो मैंने टीम सरपंच बिंगोलाव ग्रुप में, किसान सेना ग्रुप में, ग्राम सेवा एवं समाधान मंच एक ग्रुप है व्हाट्सएप का, उस पर जो PDF थी कैसे संबंधित, फिर से हमले से संबंधित और झूठी FIR से संबंधित, वो शेयर की। जो साक्ष्य थे जानलेवा हमले के घर के, जो चोट की फोटोएं थी, वो मैंने शेयर की, और ताकि लोगों को जानकारी हो पाए कि सच क्या है। क्योंकि ये चर्चा गांव में हो रही थी कि क्या घटना घटित हुई है, क्या बात है, किन की गलती है। तो ये सब जानकारी के लिए मैंने ये शेयर किया। 15 डेट को मैं सरपंच साहब से मिला, शाम का समय था। डेयरी के पास में रामाकृष्ण जाजुंदा, जो सामने वाले पक्ष से हैं, उन्होंने हमें देखा। पीछे पीछे वो भी सरपंच साहब के घर पे आए। हमारी सरपंच साहब से बातें हो रही थी। उस समय रामाकृष्ण भी पास वाली खाट पे आके बैठ गए और सरपंच साहब ने उनसे पूछा, भाई रामाकृष्ण थे कहीं चाहो छो, थे कहीं समझो तो चाहो छो कौन चाहो। तो रामाकृष्ण ने बोला कि हम समझौता नहीं करेंगे, इनका रास्ता ही नहीं है और ये रास्ते के धनी बन रहे हैं। तो मैंने बोला, सरपंच साहब आप इनसे ये पूछिए कि जो मकान रामाकृष्ण जाजुंदा ने, यानी इन्होंने बना रखा है, वो किन से लिया हुआ है, वो बाड़ा किन से लिया हुआ है, जो रामाकृष्ण जाजुंदा का इस समय है। तो रामाकृष्ण जाजुंदा ने बोला कि वो जाजुंदा की ढाणी में जो यहाँ से परिवार से गए हुए लोग हैं उनसे लिया है। मैंने बोला कि रामधन जी जाजुंदा का बाड़ा किन से लिया हुआ है, तो उन्होंने बोला कि जाजुंदा की ढाणी से जो है परिवार वाले उनसे लिया हुआ है। मैंने बोला जो हमारे जो बाड़े हैं, जिसे पीछे वाले बाड़े या बारला बाड़ा के नाम से जानते हैं, वो किन से लिए हुए हैं, कि वो भी उनसे ही लिए हुए हैं। फिर मैंने बोला कि इसका मतलब वो जाजुंदो की ढाणी, यानी आधा परिवार हमारा अटूपरा में और आधा जाजुंदो की ढाणी है साकुन के पास में, वहाँ है, तो उनके पास है, यानी उनकी ज़मीन है। तो मैंने बोला उनका रास्ता कौन सा है। तो सरपंच साहब को रामाकृष्ण जाजुंदा बताता है कि वो इनका रास्ता नहीं है। तो मैंने बोला कि मैं मेरा रास्ता नहीं पूछ रहा, मैं मेरे परिवार का रास्ता नहीं पूछ रहा, जो खरीदे हुए बाड़े हैं आपके और हमारे, मैं उनका रास्ता पूछ रहा हूँ कि वो जो जाजुंदा का परिवार था जिनसे हमने ये बाड़े खरीदे हैं, आपने और हमने, उनका रास्ता कौन सा है। तो वो बोला कि हम ये समझो तो कौन करा, आपको कोई रास्ता ही को नहीं। तो मैंने बोला सरपंच साहब से कि हम गांव में भी है कि नहीं, परिवार में भी है कि नहीं, जब हमारे मकान के सामने वाला रास्ते के लिए मना कर रहा है, अंदर वाले रास्ते के लिए मना कर रहा है, और जो चारों तरफ रास्ता है आबादी के, उसको इसके परिवार वालों ने रोक रखा है, तो फिर हमारा रास्ता कौन सा है। जो खेतों में जाने का जो धोरा होता है, उस रास्ते को इन्होंने रोक दिया। मकान के सामने वाला रास्ता हमारा नहीं है। जो ढाणी वाले जाजुंदों को और यहाँ जो अभी गांव में रह रहे उन जाजुंदों का जो कॉमन रास्ता है वो हमारा नहीं है, पीछे का रास्ता हमारा नहीं है, सभी रास्ते हमारे इनकी ओर से बंद है। अब बताइए किसकी गलती है, कहीं ना कहीं तो हमें रास्ते मतलब मिलेंगे। तो इस तरह से बहस हुई और वो फिर ख़त्म हो गया मामला। इसके बाद 16 जून को गांव से फुलेरा और मेरी गुड़िया, जब मेरे ससुराल मतलब सास ससुर मिलने आए थे, उस समय गुड़िया को लेके गए थे। वहाँ से मैं गुड़िया को लिया और जयपुर आ गया। 17 तारीख को धनवंतरी ऑर्थो में मैं डॉक्टर साहब से मिला।
और जेके लॉन हॉस्पिटल में मैंने गुड़िया को दिखाया क्योंकि उनकी थोड़ी फुंसियाँ हो रखी है। 18 तारीख को आईओ साहब चित्र जी का मेरे पास कॉल आता है और बोलते हैं कि चालान पेश करें या क्या बात है। तो मैंने बोला कि देखिए चालान पेश करो, कोई बात नहीं। तो सामने वाला पक्ष समझौता चाहता है या समझौता करे, तो ऐसी कुछ बात उन्होंने बोली। तो मैंने बोला कि मैं सामाजिक प्राणी हूँ, अगर विवाद का निपटारा होकर समझौता होता है तो मैं सहमत हूँ। तो आईओ साहब ने बोला कि कल सोमवार को आप आओ, यानी 19/6/2023 को मिलने के लिए आईओ साहब ने मुझे बोला। मैं 2:30 बजे वाली पोरबंदर से जयपुर, है ना, मतलब जयपुर से पोरबंदर वाली जो फुलेरा के लिए ट्रेन आती है उससे आया। मैंने आईओ साहब को कॉल करके बता दिया था कि 4 बजे तक मैं थाने में आ जाऊंगा, सामने वाले पक्ष को भी बुला लो, बैठ के बात हो जाए। आईओ साहब चिर गाँव गए हुए थे। उन्होंने बोला कि आप इंचार्ज साहब से मिलो, सामने वाले पक्ष को मैं कॉल करके बताता हूँ, बैठ के बात करो। वहाँ एक दहेज प्रताड़ना और छुटकारा का केस की सिलसिले में बात हो रही थी। हाँ, उसके बाद में हमारी बात हुई, मीटिंग हुई। तो गणेश, मेहराम भाई और लालाराम और एसआई साहब यानी एसएचओ थाना नरेना, हम चारों के बीच में मीटिंग हुई। अतिक्रमण हटाने की बात पर सहमति नहीं बनी और लालाराम ने पूरी ज़मीन को नाप की बात कही और चौक को अपना बताया। मैंने बोला पूरी ज़मीन, अच्छा चौक को अपना बता रहा है, जबकि वहाँ भर्ती कुछ समय पहले 2019 में मेरे भाई साहब ने की, पूरी चौक को अक्सार किया था। पहले डिबा जो कॉमन पैसा सभी ने दिया था, लेकिन काम और डिबे का और जो कुएं का पुनर्निर्माण का काम है वो मेरे भाई साहब ने शुरुआत करवाई थी। तो ये सब चीज़ें, मतलब कॉमन चीज़ों का ख्याल हमने रखा। अतिक्रमण वो कर रहे हैं, मिट्टी हमने, जितनी मिट्टी हमने डलवाई है रास्ते में और चौक में, उतनी मिट्टी वो डालेंगे ना तो कुएं में ही वो मिट्टी चली जाए। यानी इतना पैसा उन्होंने नहीं लगाया चौक को बचाने के लिए जितना हमने लगाया है। मैंने बोला पूरी ज़मीन को आप नपाओ, यानी जब नापने की बात कही लालाराम ने कि पूरी ज़मीन को नपाओ, तो मैंने कहा कि पूरी ज़मीन को आप नपाओ। हम बेरा गोणी डीबा की सामूहिक और रास्ते की चौड़ा करने की बात पर सहमत हो सकते हैं और किसी बात पर सहमत नहीं होंगे। आप नाप के, मतलब जो भी हिसाब करें वो करें। परिवार का मामला है, असहमति थानेदार द्वारा नायब तहसीलदार, अच्छा ये मैंने बोला कि ये सब पूरा परिवार का मामला है, इसलिए मैं मतलब उस पर नहीं बोलूँगा, या बैठ के जो परिवार करेगा वो सही रहेगा, इसमें मेरी कोई असहमति नहीं है। तो इस जो मीटिंग थी उसमें सहमति नहीं बनी, तो थानेदार साहब ने बोला कि नायब तहसीलदार को मैं एप्लीकेशन लिखकर विवाद वाली जगह को नपवाने की बात करूँगा, और ये बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। फिर ट्यूसडे को 20 जून को मैंने कुट्टी कटवाई और चने का चारा डलवाया। इस तरह से ये दिन गया। और चबूतरी के निर्माण, यानी जो चबूतरी हमने कर रखी है और हमारी जो नोएडा की दीवार थी वहाँ पे कब्जे की बात कही। और जो चौक है, मैंने बोला कि उनका अतिक्रमण हो रखा है तो हमें भी अतिक्रमण करना पड़ेगा, तब जाके इसका कोई समाधान निकलेगा। ऐसे ये मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो घर पे जानलेवा हमला कर सकते हैं, जो सुधारने की बात कर रहे हैं कि इनको तो देख लें, ऐसे में इस ज़मीन को अगर आप कॉमन रखना चाहते हो तो आपको भी कुछ हरकत करनी पड़ेगी, कुछ कब्जा वहाँ पे करना पड़ेगा, नहीं तो ये मानने वाले नहीं है। अब देखिए आगे क्या होता है। मेरी बात यहाँ सक्सेस नहीं हुई, लेकिन आगे उन्होंने क्या किया है। तो इस तरह से ये कि 1 बटा 2 ज़मीन है, कहाँ जाएगी, अभी विवाद हो रखा है, पहले ही मतलब दिक्कत है। पापा ने बोला कि ये मानने वाले नहीं है, ये मरवा देंगे और कुछ हो जाएगा, भाईपा साथ में नहीं है, सब मतलब इस आपको लड़ते हुए मरते हुए देखना चाहते हैं। इस तरह की मतलब घर में बातें हो रही थी। तो बुधवार को 21 तारीख को फिर एक्सरे हाथ का हुआ मेरा, मैं जयपुर आ गया। नाराज होगी, मतलब 20 को ही कि जब नहीं मान रहे तो तुम आपके हिसाब से समझौता करते रहो। और 21 दिन का पट्टा मेरे हुआ। इसके बाद चौक की जो ट्रॉली की बात मैंने कही थी वो फिर चली, नहीं माने। मैं सुबह वाली शटल से गांव फिर आया, यानी ये बात भाई साहब ने की थी पापा से, मैंने नहीं की थी।
कि भाई साहब चाह रहे थे कि एक बार पूछ ले क्या बात है, या पापा मानते हैं कि नहीं। तो पापा ने मना कर दिया कि नहीं, चौक को वो खाए, क्या करे, अतिम कर्मण करे, जो हो गया वही बहुत है ना। ये नहीं, राट नहीं चाह रहे थे, आगे बात को बढ़ाना नहीं चाह रहे थे, सो नहीं माने। तो सुबह वाली शटल से मैं समझौतों को पॉइंट की बहस चल रही थी, सो मैं आ गया, बताया, मेरी गलती निकाली गई, है ना। तो मैं इस बात को लेकर नाराज था और मैंने पापा को बोला कि औलाद की जगह आप उनको ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, आपके स्वभाव में हमेशा सामने वाले सही नजर आते हैं आपको। और ये इसका रीज़न है कि पापा को ये डर है कि अपनी औलाद को कम रख लो, नीचा रख लो, दबा के रख लो, सामने वाले माने या नहीं माने। ये एक स्वभाव है उनका, इस वजह से ऐसा है। बजाय निकटतम लोगों के, यानी काका बाबाओं को ठीक बताते हैं, उनकी बड़ाई करते हैं, शाणपत वाली बातें होती है। इस तरह की बातों को होते होते मैंने बोला कि जो समझौता आप करें वो करें, लेकिन चौक और बेरे में कोई समझौता नहीं होगा। रास्ते को लेकर जो भी समझौता करोगे मैं सहमत रहूँगा। सुबह डेमो ट्रेन से मैं जयपुर आ गया।